हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से क्या मतलब है? फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना। एंड फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बेटा जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के सामने जो एक समस्या, जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो है शॉर्टेज ऑफ फूड। इसीलिए हमें फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। फूड हमें दो जगह से मिलता है, एक प्लांट और एक एनिमल्स। तो हमारे पास यही दो सोर्सेज है जहाँ से हम फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो फूड प्रोडक्शन के लिए अपने बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल और यू कैन से जो नई टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं जो जिनसे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है वो है बेटा जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये सारी टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और कुछ इन टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी यूनिट के अंदर। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जिनमें ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट है एनिमल, उनके जीन्स को मॉडिफाई करके उनसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है, और जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर विच आर यूजफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन सभी टेक्निक्स से हम क्या कर सकते हैं? फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात आ रही है बेटा स्ट्रेटजीज़ की, स्ट्रेटजीज़ को फूड सोर्सेज के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। हमारे पास जो फूड सोर्सेज हैं वो है एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो स्ट्रेटजीज़ की जो दो कैटेगरी बनाई हुई है वो है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with breeding, feeding, caring and housing of livestock। ठीक है, यहाँ पर लाइफ स्टॉक्स क्या है? लाइफ स्टॉक का मतलब होता है बेटा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। किस लिए? फॉर ऑब्टेनिंग फूड। क्लियर? तो एनिमल हस्बेंड्री बेटा इसमें ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं, फीड कराते हैं, उनको एक प्रॉपर घर में रखते हैं और उनकी केयर करते हैं ताकि हम उनसे प्रोडक्ट ले सकें। तो ये होता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। लाइफ स्टॉक की जब बात आती है बेटा या हम कह सकते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? काऊ, बफेलोज। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता है। या फिर हम लिख सकते हैं इसमें हॉर्स, गॉट एटसेट्रा। तो यहाँ पर बात सिर्फ इन्हीं एनिमल्स की नहीं आती। एनिमल्स के अंदर जो इंक्लूड होते हैं बेटा पोल्ट्री फार्मिंग भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पोल्ट्री का मीन्स होता है बेटा बर्ड्स। पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद द चिकन्स, fowls, ducks, turkeys, etc. And it also include फिशरी प्रोडक्शन। फिशरीज, अब फिशरीज में खाली फिश नहीं आएंगी, फिश के साथ साथ जैसे मोलस्क एनिमल्स होते हैं, मोलस्क होते हैं। मोलस्क का किंगडम आपने पढ़ी हुई है जिसमें हमने पढ़े थे प्रॉन, क्रैब्स। तो इन सब को भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया बेटा हमारा पूरा एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, कैसे मैनेजमेंट हम इसका कर सकते हैं। हस्बेंड्री मीन्स क्या होता है बेटा? यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। जितने भी हम अभी बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री में जो भी एनिमल्स को हम रियर ब्रीड कराएंगे,
तो उन डोमेस्टिक एनिमल्स की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर बेटा हम बहुत सारी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, फिशरी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है? मैनेजमेंट होता है एक आर्ट, एक साइंस जिसमें हम कंबाइन कर, जो मतलब मिली हुई होती है बहुत सारे आइडियाज से, प्रोसेसेस से, मटेरियल से, लेबर से, इन सब की हेल्प से हम एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की अभी बात आ रही है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा हमारे पास? काउ, बफेलोज, ठीक है। और मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में बेटा हमारे पास जैसे कैमल, ठीक है, गॉट, शिप, ये भी आते हैं, पर दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ मिल्क एज कंपेयर टू द काउज एंड बफेलोज। तो डेयरी में हम सबसे ज़्यादा इनकी को रियर एंड ब्रीड कराते हैं। तो काउ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं काउ का जो मिल्क होता है बेटा, काउ मिल्क इज येलो इन कलर। ये येलो किस वजह से होता है? येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। क्लियर? जो काउ मिल्क होता है उसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि बफेलो के मिल्क में एब्सेंट होता है। ये येलो कलर और किस वजह से होता है? जब ये काउ कोई भी ग्रीन फोडर ज़्यादा लेती है, ग्रीन फोडर ज़्यादा लेगी तो उसका मिल्क का कलर उतना ही ज़्यादा येलो होगा। ठीक है, बट अगर ये ड्राई फूड ले रही है, ठीक है, ड्राई फूड ले रही है तो इतना ज़्यादा येलो नहीं होगा, लेस येलो होगा। ओके। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर बेटा जो लोग होते हैं वो बहुत सारे सिस्टम एंड प्रोसेसेस को के साथ डील करते हैं, जिससे यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सके और मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो एसेंशियल थिंग्स है जो लोग फॉलो करते हैं डेयरी मैनेजमेंट के दौरान, वो है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड। ब्रीड यहाँ पर क्या है? ब्रीड मीन्स बेटा जो अच्छी नस्ल का पशु होगा, अगर हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट हमें उस एनिमल से मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, मतलब मिल्क प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा इसमें फीडिंग। लोग फीडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जो भी एनिमल्स को फीड दिया जाता है, जो भी फूड दिया जाता है, ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो और जिससे वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा कर सकें। थर्ड, जो जिस जगह पर हम उनको रख रहे हैं, जो हमारी डेयरी यहाँ पर हाउस होता है फॉर द एनिमल्स, तो जो डेयरी होता है या हम बोल सकते हैं हाउसिंग और शेल्टर फॉर द एनिमल्स शुड बी वेंटिलेटेड, प्रॉपर एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर जहाँ पर भी हम अपने एनिमल्स को रख रहे हैं वो जगह बेटा पूरी तरह से वेंटिलेटेड होनी चाहिए, प्रॉपर एयर वहाँ पर आनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, लाइट, टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि हमारे एनिमल्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें एक और है, वेल ड्रेन्ड सिस्टम। वेल ड्रेन्ड सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी एनिमल्स होते हैं हमारे, उनका जो वेस्ट होता है बेटा वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारी डेयरी के अंदर बहुत अच्छा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वेस्ट एक जगह पे पूरा इकट्ठा भी ना हो, अगर हो तो उनको किस तरह से सिस्टम वाइज उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं। तो प्रॉपर वेल ड्रेन्ड सिस्टम होना चाहिए ताकि वो नालियाँ हैं वो भरे ना और आसपास कोई भी गंदगी ना फैले। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है प्रॉपर ट्रीटमेंट, या हम कह सकते हैं प्रॉपर इंस्पेक्शन। हमारे एनिमल्स को समय समय पर एक वेटनरी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए कि ताकि हमें पता चल जाए उनको कोई डिसीज़ तो नहीं है। तो बेटा ये है हमारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स जो डेयरी लोग चलाते हैं, वो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखते हैं और ऐसा ध्यान रखना भी चाहिए। और एक और चीज़ आप यहाँ पे बताया कि प्रॉपर क्लीनिंग और ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द एनिमल्स शुड बी डन। एनिमल जो भी डेयरी फार्म के अंदर होंगे बेटा उनको समय समय पर उनको क्लीन करते रहना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना कर सके।
ओके बेटा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें डेयरी से और डेयरी एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। यस बेटा, अब बात आती है एनिमल ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग होता है मेटिंग ऑफ द टू एनिमल्स। हम यहाँ पर ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे जिससे जो आगे जो प्रोजेनीज होंगे वो गुड क्वालिटी के होंगे, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के होंगे, जिनसे हमारा जो प्रोडक्शन है, जो भी हमें उनसे प्रोडक्ट मिल रहा है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो और वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो। तो ब्रीडिंग में जो ब्रीड वर्ड आता है बेटा, ब्रीड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। मतलब जो भी एनिमल्स की हम ब्रीड चूज करते हैं, उन ब्रीड में जो भी एनिमल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, करेक्टर्स वाइज सिमिलर होंगे, जनरल अपीयरेंस, साइज, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी। तो उन एनिमल्स को हम आपस में मेट कराएंगे, उनको आपस में ब्रीड कराएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उस ब्रीड से बिलोंग कर रहे हैं। एक ही ब्रीड में होते हैं ऐसे एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो मोस्टली करेक्टर्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग में बेटा हम ब्रीड कराते हैं सुपीरियर टाइप के मेल एंड फीमेल को, ताकि हमें एक अच्छा क्वालिटी का एनिमल, डिजायर्ड एनिमल्स हमें मिल सके। तो एनिमल ब्रीडिंग बेटा हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इन ब्रीडिंग, एक होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में बेटा, इन ब्रीडिंग के अंदर जो ब्रीडिंग कराई जाती है जो इन 2 एनिमल्स के बीच में, वो होते हैं बिल्कुल ही सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं। ब्रीडिंग बिटवीन 2 एनिमल्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल, which belongs to the same breed। इस इनब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक ही सेम ब्रीड के मेल और फीमेल को मेट कराते हैं टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, टू गेट द डिजायर्ड एनिमल। और ये जो ब्रीडिंग कराई जाती है बेटा, ये कराई जाती है अप टू 4 to 6 जनरेशन। लगातार इनकी 4 से 6 जनरेशन प्रोड्यूस कराई जाती है, और हर टाइम पे, हर जनरेशन में फिर से जो सुपीरियर क्वालिटी का होगा उस एनिमल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उसको फर्दर किसी दूसरे सुपीरियर के साथ, उसी सेम ब्रीड के सुपीरियर के साथ मेट कराया जाएगा, ताकि फिर से जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल प्रोड्यूस हो। तो इससे जो इन्फीरियर होंगे हम साथ के साथ इन्फीरियर को एलिमिनेट करते जाएंगे और क्या करेंगे, जो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनीज हमें मिल रहे हैं इन ब्रीडिंग से, तो उन सुपीरियर क्वालिटी को फर्दर हम दोबारा से ब्रीड कराते चले जाएंगे और 4 to 6 जनरेशन तक हम उनको ब्रीड कराएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, एक तो फ़ायदा होगा एलिमिनेशन ऑफ रिसेसिव जीन्स। जो भी रिसेसिव जीन्स, इंफीरियर क्वालिटी के जीन्स होंगे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर बार सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनीज को ले रहे हैं और उनकी मेटिंग करा रहे हैं। तो हर बार जो सुपीरियर है उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो इंफीरियर है और जिनके अंदर रिसेसिव जीन्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स मिल जाएंगे। सुपीरियर क्वालिटी एनिमल्स वी गेट ऑब्टेन। ओके, अब इससे क्या होता है बेटा, एक इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, और इससे क्या होता है बेटा, प्योर लाइन्स आर ऑब्टेन। प्योर लाइन्स का मतलब क्या होते हैं, बिल्कुल प्योरली एज देयर पेरेंट्स। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले, अगर हम एक सुपीरियर काउ ली, हमने उसको मेट कराया सुपीरियर बुल के साथ, तो जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, वो सुपीरियर क्वालिटी की होंगी। कुछ उसमें से हो सकता है रिसेसिव हो, पर हम जो इन्फीरियर और रिसेसिव क्वालिटी होंगी उनको हम एलिमिनेट कर देंगे और सुपीरियर को फिर से मेट करा देंगे, ब्रीड करा देंगे। तो इससे हमें लगातार क्या मिलेंगे, प्योर लाइन्स मतलब जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। प्योर लाइन्स ऑब्टेन्ड होते हैं, इसको बेटा हम होमोजाइगोसिटी भी बोलते हैं। होमोजाइगोसिटी मतलब बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे जो सेम है। ओके, अब इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, लगातार हम उन्हीं एनिमल्स की जो ब्रीड होती है, सेम ब्रीड के एनिमल्स को जब हम ब्रीड कराते चले जाते हैं
तो एक टाइम पर क्या होता है, उन एनिमल्स की फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लगातार उन्हीं को अगर हम फर्दर मेट कराते चले जा रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा बेटा, इसका डिसएडवांटेज होगा कि इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनिमल। इसको हम बोलते हैं बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब हम लगातार सेम ब्रीड के एनिमल्स को काफ़ी जनरेशन तक ब्रीडिंग कराते रहते हैं तो इससे उन एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके बाद बेटा आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग क्या होता है, इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स से यहाँ पर क्या मतलब है, अनरिलेटेड, क्योंकि जो इनब्रीडिंग है उसमें क्या होते हैं, रिलेटेड एनिमल्स होते हैं सेम ब्रीड के, जिनके एंसेस्टर्स भी सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर आउटब्रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम फर्दर इसी की डेफिनेशन में टाइप्स भी पढ़ेंगे। ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स विच कुड बी ऑफ सेम ब्रीड, जैसे इसमें भी हमने पढ़ा था ना, सेम ब्रीड के एनिमल्स को चूज करते हैं, लेकिन इन सेम ब्रीड के जो एनिमल्स होते हैं उनके एंसेस्टर्स भी सेम होते हैं। लेकिन आउटब्रीडिंग में जो हम सेम ब्रीड यहाँ पर ले रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स जो होते हैं, एंसेस्टर्स आर डिफरेंट। जैसे मान लो हमने हरियाणा से काऊ ली और हमने किसी दूसरी जगह से साउथ साइड से या किसी और स्टेट से सुपीरियर मेल लिया, तो उनके एंसेस्टर्स अलग हैं, काऊ के एंसेस्टर अलग हैं। तो एंसेस्टर्स अलग होंगे बट वो ब्रीड एक ही ब्रीड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो विच कुड बी ऑफ सेम ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग क्या होती है बेटा, सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में भी हो सकती है जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग होंगे, दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में भी हो सकती है आउटब्रीडिंग, और दो अलग अलग एनिमल की स्पीसीज के बीच में भी हो सकती है। तो इसके बेसिस पर बेटा आउटब्रीडिंग 3 तरह की है। सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में अगर ब्रीडिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं आउटक्रॉस। ठीक है, आउटक्रॉस क्या होता है, ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स विच आर ऑफ सेम ब्रीड बट ancestors are not common, or you can say ancestors are different, तो it is known as outcross। ध्यान रहेगा। and then different breed, तो outbreeding में जब हम करते हैं breeding of unrelated animals which are from different breeds, दो अलग अलग breed के, एक breed का हमने ले लिया superior cow, एक breed की हमने ले लिया superior bull, तो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स की जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो बेटा इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग में जब हम दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसके अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तीनों के। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया आउटब्रीडिंग क्या होता है। आउटब्रीडिंग होता है अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मेटिंग कराना टू गेट द डिजायर्ड एनिमल। ये 3 तरह का हो सकता है बेटा, एक तो आउटक्रॉस जिसमें हम सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं जिनके एंसेस्टर्स डिफरेंट होते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग जिसमें हम डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स को क्रॉस कराएंगे, एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम दो अलग अलग एनिमल की स्पीसीज को ब्रीड कराएंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3 टाइप है जो आते हैं आउट ब्रीडिंग के अंदर। तो कई बच्चे इसमें यहाँ पर पजल हो जाते हैं आउट क्रॉस एंड आउट ब्रीडिंग में। आउट ब्रीडिंग तो बेटा ये कंबाइन होता है, तीनों का मिलकर के आउट ब्रीडिंग, जैसे मैंने डेफिनेशन में भी आपको यहाँ मेंशन किया है, ये एनिमल्स जिनकी हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, जिनकी मेटिंग करा रहे हैं, वो सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी और डिफरेंट स्पीसीज के। तो आउट क्रॉस इज अ पार्ट ऑफ आउट ब्रीडिंग, या यू कैन से आउट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग। ये बेटा क्या करते हैं, जो डिसएडवांटेज था इसका, इनब्रीडिंग का डिसएडवांटेज था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज कर देते हैं। लगातार हम सेम ब्रीड के एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं तो फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज करते हैं, बट दे प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनमें से किसी भी केस में ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज नजर नहीं आएगा, तो दे प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इन मेथड्स के अंदर कोई भी एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें इसका एडवांटेज हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल लेकर के चले, इसका एग्जाम्पल आता है बेटा जैसे हिजरडे। ये एक ब्रीड है शिप की, जो कैसे प्रोड्यूस हुई है, ये प्रोड्यूस हुई है तो अलग अलग ब्रीड है इसमें। बीकानेरी ईव की जब हमने क्रॉसिंग कराई मैरिनो रैम्स के साथ, ठीक है, ये दो अलग अलग स्पीसीज एक है, उन स्पीसीज की अलग अलग ब्रीड है, ये दो अलग अलग शिप है। तो एक बीकानेरी ईव्स और दूसरा मैरिनो रैम्स, ये दो अलग अलग ब्रीड की शिप को जब हमने क्रॉस कराया तो जो एक नई डिजायर्ड क्वालिटी की शिप ऑब्टेन हुई, उसको हम बोलते हैं बेटा हिजरडे। ये पंजाब के अंदर सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुई थी। गुड क्वालिटी शिप जो प्रोड्यूस हुई थी वो उसके अंदर बहुत ही सारी इंप्रूव्ड क्वालिटीज थी, ठीक है। ये एग्जांपल आ जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग का। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल की बात करते हैं बेटा म्यूल। म्यूल आप लोगों ने सुना भी होगा। म्यूल किसके हाइब्रिडाइजेशन से बना है? इसमें मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स की मेटिंग कराई गई, जिससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ इट इज नोन एज म्यूल, बट इट इज नॉट फर्टाइल, इट इज इनफर्टाइल। क्यों इनफर्टाइल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज हैं बेटा, दो अलग अलग स्पीसीज से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर थे, जैसे हॉर्स, एक हमने यहाँ पर स्पीसीज ली हॉर्स की और दूसरी हमने ली यहाँ पर डोंकी की, तो दोनों के अंदर क्रोमोसोम अलग अलग होने की वजह से इस म्यूल के अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए, जिस वजह से ये इनफर्टाइल हो गया। जो म्यूल प्रोड्यूस हुआ था बेटा ये मोर हार्ड वर्किंग होता है एज कम्पेयर टू हॉर्स एंड डोंकी। कई बार इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है कई बार वो डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से, और कई बार क्या होते हैं दोनों ही पेरेंट्स के कंबाइंड कैरेक्टर उस प्रोजेनीज के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो म्यूल होता है बेटा ये मोर हार्ड होता है देन देयर पेरेंट्स।